गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ग्रुप्स की। कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरू में जो लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं उन्हें दिक्कत आती है, तो उन बातों को मतलब मैं खुद स्टूडेंट था तो मुझे प्रॉब्लम आती थी समझने में, तो मैं चाहता हूँ वही कुछ चीज़ें समझाई जाएं। पहला, ये कोई बहुत हो सकता है आप लोगों को मालूम हो तो आपको लगता हो मैं बहुत एलिमेंट्री या ट्रिवियल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं आती हैं या जिसने पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा सा चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। कैसे? जैसे हम लोग जब ग्रुप की बात करते हैं तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए और ये बताया कि ग्रुप के एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, मैट्रिसेज आपने पढ़े हैं वो भी हो रहे थे, कुछ और भी ऐसा सोचा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट वे में कि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नंबर सिस्टम भरा होता है कि जब भी हम कोई एग्जाम्पल समझ रहे होते हैं तो नंबर्स में सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। कभी जब बीएससी स्टूडेंट मैं था मेरे साथ भी होता था, तो कई बार ये होता था कि ए इनवर्स का मतलब आए तो मैं 1/a सोचता था। अब क्योंकि जूनियर क्लासेस में यही पढ़ा था, तो ए इनवर्स का जो मतलब है प्लीज ध्यान दीजिए, अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से ए इनवर्स अलग अलग चीज हो सकती है। मान लेते हैं सिंपल एडिशन, अगर आप ऑपरेशन लेते हैं तो ए इनवर्स का मतलब क्या है? -a। ऑर्डिनरी एडिशन में अगर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है तो ए इनवर्स का मतलब वही है जो आप समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अब अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स निकलता है आप तो जानते ही हैं, वो थोड़ा अलग प्रोसेस है। तो हर जगह नंबर सोच के मत सोचिएगा कि अच्छा ये नंबर ही होगा, ए इनवर्स तो 1/a होता है। बहुत छोटी बात है, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन एज ए स्टूडेंट पहली बार समझने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो ए इनवर्स क्या है, ये एलिमेंट क्या लिए गए हैं और कैसा बाइनरी ऑपरेशन लिया गया है, इस पर निर्भर करता है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब कुछ नहीं है। ऑपरेशन कुछ और होगा, कुछ ए इनवर्स की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। ऐसे ही कई बार आपको a⁴n मिलता है तो हमें लगता है कि यार ये तो a को n बार मल्टीप्लाई किया है। नहीं, ये a ऑपरेशन a एंड सो ऑन कितनी बार है? n टाइम्स। फिर वही बात एक एग्जाम्पल के तहत लें तो हो सकता है कि ऑपरेशन प्लस हो। अगर ऑपरेशन प्लस होगा तो क्या बन जाएगा? a+a+a n बार। तो आप खुद ही बता देंगे कि हाँ भाई n है। लेकिन अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो a × a, तब यहाँ पर मतलब बना। लेकिन ऑपरेशन अगर प्लस और इनटू ही नहीं है ना, ऑपरेशन तो फंक्शंस का कंपोजिशन भी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है, कई और सारे बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो इसका मतलब आउटपुट इन दोनों के अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो जब आप अलजेब्रा की बुक में a⁴n जैसा दिखता है तो उसका मीनिंग समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर हम लोग जब शुरू में पहली बार पढ़ते हैं तो दो एलिमेंट्स के लिए ए ऑपरेशन बी यूज करते हैं और बाद में प्रैक्टिस होते होते हम केवल ए बी लिख देते हैं। तो हमारी जो आदत है वो ये सोचते हैं कि अरे ये तो मल्टीप्लाई है। तो प्लीज याद रखिए ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये ए ऑपरेशन बी ही है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक। तीसरी बात, कभी अगर ए बी स्क्वायर हो तो अब क्योंकि फिर जूनियर क्लासेज में हम लोगों ने केवल ये पढ़ा होता है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू ये है। ये हो सकती है लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है, इन जनरल आप ऐसा नहीं सोचेंगे। तो आप क्या सोचेंगे? ए ऑपरेशन बी को, ए बी का मतलब ए ऑपरेशन बी को ऑपरेट किया गया है फिर ए ऑपरेशन बी के साथ। अब ऑपरेशन आप समझते रहिए जो भी है, अगर प्लस होता है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी है तब भी, सपोज ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस होता है तो आप समझ रहे होंगे a+b + a+b 2a + 2b हो जाएगा।
अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो भाई ये ए बी और ए बी आ जाएगा, लेकिन तब भी ये ए बी बना ना। अब आप बी ए को ए बी जरूरी नहीं है लिख सकते हो, हमेशा नंबर्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ए और बी मैट्रिसेज हो तो तब तो नहीं लिख सकते। तो आप इसे ऐसे ही छोड़ेंगे जब तक ये कहा ना जाए कि ए बी इक्वल टू बी ए, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ए बी ही रहेगा। देखिए ये बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है, लेकिन जब मैथमेटिक्स शुरुआती स्टेप में डेवलप हो रही थी तो लोगों को बहुत दिक्कत आई। मैंने एबेल का नाम लिया था पहले दिन। अगर जो बच्चे फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उन्होंने हाइजेनबर्ग का नाम सुना होगा। हाइजेनबर्ग बेसिकली स्टूडेंट थे मैक्स बोर्न के। मैक्स बोर्न जर्मन साइंटिस्ट, और हाइजेनबर्ग ने उनके साथ काम भी किया था, उनके अंडर में भी किया था। हाइजेनबर्ग इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ गए, क्योंकि यही प्रॉब्लम आ रही थी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाते समय, तब हाइजेनबर्ग को मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में उन्होंने सोचा कि ये मैट्रिसेज होंगे। हाइजेनबर्ग ने सारी क्वांटम जो है बेसिकली मैट्रिसेज पर डिपेंडेंट है, पूरी लीनियर अलजेब्रा है काफ़ी हद तक। तो आपको अगर क्वांटम फिजिक्स में करियर बनाना है तो अलजेब्रा पे काफ़ी फोकस करिए, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा पे, मैट्रिक्स थ्योरी पे। हाइजेनबर्ग को 1933 नोबेल अवार्ड मिला था अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल के लिए, और उनके जो गुरु रहे थे मैक्स बोर्न, उनको काफ़ी बाद में मिला, 1954 में मिला। बल्कि उनके रिश्ते बीच में खराब भी रहे, क्योंकि मैक्स बोर्न को लगता था कि हाइजेनबर्ग जानता ही क्या है मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन हाइजेनबर्ग को रिकॉग्निशन अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दिया है तो उसकी कोई वजह होगी। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि लोगों ने इसको हमेशा ग्रांटेड लिया है। कई बार जब बड़े बड़े साइंटिस्ट ने लिया है तो आप और हम तो बहुत आम आदमी हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ ये सब छोटी चीज़ें कि ये दिखने में बहुत छोटी हैं, परसेप्शन सुधारने की ज़रूरत है कि ए बी को बी ए तब तक नहीं लिखना है जब तक कहा ना जाए कि ये कम्यूटेटिव है, वरना ये ए बी ही रहेगा। तो प्लीज़ कभी भी ए बी टू द पावर एन हो तो ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन मन मर्जी आपको नहीं करना है। और ए टू द पावर एन का मतलब क्या होता है ये भी समझना है, ए इनवर्स का मतलब क्या है ये भी समझना है। और ये जो मैं समझा रहा हूँ ये किसी एग्जाम में तो आना है नहीं, ये केवल आपकी समझ को बढ़ाता है कि भाई जो एलिमेंट्स हैं वो केवल नंबर्स ना लिए जाएं। नंबर्स पर्टिकुलर केस होते हैं, नंबर्स में चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, लेकिन यही एलिमेंट अगर फंक्शंस या मैट्रिक्स या कुछ और लिए जाएं तो चीज़ें उलझ सकती हैं। तो उम्मीद है आप केयरफुल रहेंगे। चलिए आज का लेक्चर अब यहाँ से स्टार्ट। काफ़ी छोटा सवाल लिया मैंने। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर वही बात, ए ऑपरेशन ए। बोलते समय मैं जल्दी में भले ही ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए ऑपरेशन ए। अगर प्लस होगा तो ए प्लस ए, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू ई। अगर कभी ऐसा आ रहा है कि ए ऑपरेशन ए आता है तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट। क्या बोलेंगे? आइडम्पोटेंट। तो मैट्रिसेज में पर्टिकुलर केस में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम किसी मैट्रिक्स को ए स्क्वायर इक्वल टू ए कहने पर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं उसको। तो आपके पास ए ऑपरेशन ए आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है, तो ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ग्रुप में आइडम्पोटेंट जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी है, मतलब कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा है जो अपने बराबर हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए प्रूफ में कुछ नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ई लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आपने पढ़ा है। और ग्रुप्स में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा लेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो प्रूफ क्या हो जाएगा कि आइडम्पोटेंट एलिमेंट केवल कौन है? आइडेंटिटी है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडम्पोटेंट एलिमेंट केवल क्या है? एक आइडेंटिटी ही है, कोई और नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूजफुल रहेगी आगे, स्पेशली जब आप ग्रुप थ्योरी के बाद रिंग थ्योरी में जाएंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर यूज देखेगा इसका।
अगला जो छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, काफ़ी शानदार रिजल्ट है। अभी जब मैंने ये पढ़ाया तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, अब क्या है ज़रा देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई, प्रूव दैट अ ग्रुप जी सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर इक्वल टू ई, मतलब ए ऑपरेशन ए, आइडेंटिटी आ रहा है एंड फॉर दिस इज ट्रू फॉर एवरी जी, ए बिलोंग्स टू जी। ऐसा नहीं है कि 1 2 के लिए या कुछ एलिमेंट्स के लिए आ रहा है, हर एलिमेंट के लिए ऐसा है। अगर ऐसा है तो ग्रुप कैसा होगा, एबिलियन होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, अगर एबिलियन हो तो हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए गिवन ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है आपने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि ए को अगर किसी बी से आप ऑपरेट करते हैं और आइडेंटिटी आती है तो ए और बी इनवर्स हुए ना, तो यहाँ पर ए का इनवर्स ए ही है और ये हर ए के लिए सही है। दिस implies each element of G is self inverse। हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है ग्रुप में। चलिए ठीक, ये भी दिया हुआ, इतना दिया हुआ है कि हर एलिमेंट ग्रुप का हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, ठीक हो गया। तो फिर अगर हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है तो वो एबिलियन कैसे है, इसे देखते हैं। तो क्लेम क्या है, क्या साबित करना है, जी एबिलियन। एबिलियन प्रूफ करने का मतलब ए बी इक्वल टू बी है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। चलिए ठीक, अब देखिए लेट ए और बी दो एलिमेंट जी में ले लेता हूं, तो इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब वही ए ऑपरेशन ए, और बी स्क्वायर मतलब बी ऑपरेशन बी, ये भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ग्रुप है क्लोजर प्रॉपर्टी से, नाउ क्लोजर से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए ऑपरेशन बी किस में होगा, ए ऑपरेशन बी जी में होगा। तो फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी उसी ये भी तो आइडेंटिटी होना चाहिए, ये भी होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, इसे ऐसा लिख सकते हैं और इसको ई ऑपरेशन ई लिखा जा सकता है। तो एक ई की जगह पर ए ऑपरेशन ए लगा लीजिए, ये वाला, दूसरे ई की जगह पर बी ऑपरेशन बी। ग्रुप में ट्रांसलेशन लॉ लगेगा तो लेफ्ट ट्रांसलेशन से लेफ्ट एलिमेंट, राइट ट्रांसलेशन से राइट एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। दिस इम्प्लाइज जी इज एबिलियन। अगर ऐसा हो रहा है तो ग्रुप हमेशा एबिलियन होगा। लेकिन अगर एबिलियन है तो फिर हर एलिमेंट इनवर्स होना जरूरी नहीं। आप छोटा सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, G1 -1 I और -I, क्या ये एबिलियन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में है। क्या हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, नहीं। I का इनवर्स क्या आया, I खुद नहीं है, I का इनवर्स -I आया है और -I का I आया है। मतलब अगर एबिलियन है तो हर एलिमेंट अपना इनवर्स हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हर एलिमेंट अपना इनवर्स है तो एबिलियन होगा पक्के तौर पर। तो छोटी सी प्रॉपर्टी थी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। ऐसी एक छोटी सी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब देखिए ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर 3 कंज्यूगेटिव इंटीजर्स एन। कंज्यूगेटिव मतलब लगातार, जैसे 5 6 7 लगातार है, इंटीजर कहा गया है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला गया है। एंड फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, और ऐसा भी नहीं कि ये किसी खास ए बी के लिए हो रहे हो, ये हर कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए जी के, उनके लिए ऐसा हो रहा है, तो फिर जी एबिलियन होगा। तो ये बेसिकली क्या है आप देखिए,
लोगों ने जब ग्रुप एबिलियन है की बात की होगी तो कम्यूटेटिविटी को नए नए तरीके से डिफाइन किया है कि भाई पांचवी जो ग्रुप की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एबिलियन होने वाली, ग्रुप तो है लेकिन जो एबिलियन होने वाली प्रॉपर्टी है उसको नए नए एंगल से सोचा होगा। यही रिसर्च है कि आप किसी और तरीके से वही प्रॉपर्टी ला सकते हैं या नहीं। तो देखिए जैसे ये शानदार एग्जाम्पल है और यहाँ पर ए बी टू द पावर एन का मतलब फिर ए ऑपरेशन बी को एन बार ऑपरेट किया और यहाँ भी ए को ए के साथ एन बार, बी को बी के साथ एन बार ऑपरेट किया और फिर बीच में भी ऑपरेशन होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जी एबिलियन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं 3 कंसेक्यूटिव ले लेता हूं एन, एन प्लस 1 और एन प्लस 2। तो ये हमें दिया हुआ है, मतलब ए बी टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, ए बी टू द पावर एन प्लस 1, ए टू द पावर एन प्लस 1, बी टू द पावर एन प्लस 1। पावर मैं बोल रहा हूं उसका मतलब आप समझ रहे होंगे। ए बी टू द पावर एन प्लस 2, ए टू द पावर एन प्लस 2, बी टू द पावर एन प्लस 2, 1 2 3। ये 3 आपको दिए गए हैं एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी। सबसे शानदार बात ये भी है, थ्योरम की कोई भी कंडीशन लूज नहीं करनी है अपने मन से। जितनी कंडीशन बोली गई है थ्योरम में वो सब है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिए और ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है। क्लेम क्या है हमारा, क्या प्रूफ करना है कि जी एबिलियन होगा। चलिए ठीक है, अगर इसको देखते हैं तो ये जो बड़ा है, बड़े को छोटे में तोड़ना हमेशा आसान है, तो मैं बड़े एक्सप्रेशन से लेता हूँ। फ्रॉम 3 वी हैव ए बी एन प्लस 2, ए एन प्लस 2, बी एन प्लस 2। आप इसे लिख सकते हैं ए बी और ए बी एन प्लस 1, ठीक है, और इसे लिख सकते हैं ए एन प्लस 1, बी एन प्लस 1 और बी। अब आप यहां पर सेकंड थ्योरम लगा सकते हैं, तो ए बी टू द पावर एन प्लस 1, सॉरी, ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 इक्वल टू ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 बी। ए बी ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 और बी एन प्लस 1 को ऐसे तोड़ लेते हैं, बी एन। तो यहाँ भी ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 और बी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो जाएगा और राइट कैंसिलेशन से बी कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो बी, अब ये बी बचेगा, ये ए और ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, राइट साइड में ए टू द पावर एन प्लस 1, बी टू द पावर एन प्लस 1। इसे बी ए, ये क्या बना, ए बी टू द पावर एन लिख सकते हैं पहली इक्वेशन की मदद से, और इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर एन प्लस 1 सेकंड इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं या नहीं। तो बी ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए बी टू द पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। राइट कैंसिलेशन सर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, बी ए इक्वल टू ए बी, और ऐसा फॉर एवरी ए बी है। तो फिर जी क्या हो गया, जी इज एबिलियन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। केवल अगर कभी कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और उनमें से 3 सक्सेसिव पावर्स के लिए ऐसा हो जाता है तो फिर ये जी एबिलियन होगा। फिर बात वही है कि एबिलियन होने पे उल्टा आप जो भी क्वेश्चन हो उसका कन्वर्स सही होगा या नहीं ये सोचना शुरू कर दीजिए, तो आप कुछ दिनों में ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन कर लेंगे। आपको काउंटर एग्जाम्पल भी मिलेंगे, कई बार कन्वर्स भी सही होगा, कई बार नहीं भी होगा।
तो जी एबिलियन हो तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, आप मैट्रिसेज या कहीं आप ट्राई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें एक सवाल पूछ सकते हैं कि हमने 3 ट्रांजिटिव इंटीजर्स के लिए कहा था, अगर केवल 2 लगातार ट्रांजिटिव के लिए ऐसा हो जाए तो क्या जी एबिलियन हो सकता है? 3 चीज या 2 के लिए? तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर केवल 2 के लिए ये रिजल्ट आ रहा है तो जी का एबिलियन होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको साबित करने के लिए एक नए तरह का ग्रुप हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं क्वाटर्नियन ग्रुप। सारे पाउली स्पिन मैट्रिसेज से जुड़े हुए हैं। बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन है ये वहाँ के एलिमेंट्स हैं, और हमने जी ले लिया है +-1 +-i +-j +-k सच दैट i² -1 इतना ही j² और इतना ही k²। तो i² j² k² -1 होगा, और कम्यूटेटिविटी नहीं है। ij इक्वल टू -ji, jk इक्वल टू -kj, ki इक्वल टू -ik। ये क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाला ग्रुप है। इस ग्रुप का ऑर्डर देखिए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 4 6 8 8 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और ये नॉन एबिलियन है। 8 ऑर्डर का हमने D4 भी देखा था, वो भी नॉन एबिलियन था, ये भी नॉन एबिलियन है। तो ये ग्रुप है, आप इसको खुद समझ पा रहे होंगे। इनवर्स और बाकी चीजें आप कर सकते हैं इसमें, चेक करना चाहें तो। मैं ये रिजल्ट का यूज करूंगा क्वाटर्नियन का, कि ये ऐसा है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है 2 ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन इसके बावजूद एबिलियन नहीं है। मतलब एबिलियन ये तभी है जब कम से कम 3 ट्रांजिटिव इंटीजर्स हो, और ये फॉर एवरी ए बी हो। फॉर एवरी ए बी तो हो रहा है क्वाटर्नियन में, लेकिन ये 3 चीजें 2 के लिए हो पा रहा है, तो उस वजह से जो क्वाटर्नियन है वो ग्रुप एबिलियन नहीं हो रहा है। और आपको ये भी पता लग गया, अच्छा ये 3 होना जरूरी है। अगर यहाँ पर 3 चीजें 2 लिख दें तो फिर ये एबिलियन होना जरूरी नहीं। अब स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर अगर 4 के लिए कहा जाए, तो अगर 4 ट्रांजिटिव होंगे तो उसमें आप 3 ट्रांजिटिव तो ढूंढ ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब 4 5 अगर आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 ट्रांजिटिव कम से कम होने जरूरी है। अगर 3 से कम करेंगे ट्रांजिटिव इंटीजर तो एबिलियन होना जरूरी नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप देखिए, मैंने लिखा है conclusion of previous question may not be true if we assume ab to the power n equal to a to the power n b to the power n for just 2 transitive integers distresses. So let us take the examples. G equal to quaternion +-1 +-i +-j +-k, where i² j² k² तो -1 होता है, और ij इक्वल टू -ji एटसेट्रा लिखते रहूँ इसी तरह से। ठीक है, अच्छा नाउ ये तो ग्रुप है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए i to the power 4 कितना होगा? i² -1² तो कितना हो जाएगा? 1। ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही फिर j² to the power 4 भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा ij to the power 4, ij कितना हो जाएगा? ij आपके पास यहाँ पर एक चीज और हम ले लेते हैं, ij इक्वल टू k, तो jk इक्वल टू i, और jk इक्वल टू माइनस टाइम्स kj, और ki टाइम्स ki j माइनस टाइम्स i k, ये ले लीजिए। तो फिर i j कितना हो गया?
ट्रे टू द पावर 4, आप इसे ट्रे स्क्वायर लिखेंगे, -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो आपने देखा कि i की पावर 4 कितना आया, 1 मतलब 1 × 1 मतलब i टू द पावर 4 और j टू द पावर 4, एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, 4 के बाद मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ 5 के लिए भी हो रहा है ऐसा। i टू द पावर 5 कितना होगा, i टू द पावर 4 × i टू द पावर 4 अभी किया था 1 तो i हो जाएगा। j टू द पावर 5 ऐसे ही क्या आ जाएगा, j। अब ij की पावर 5, ij क्या है, k टू द पावर 5 मतलब k टू द पावर 4 और k ये भी 1 तो k आ जाएगा। तो ij टू द पावर 5 कितना आया, k को क्या लिख सकते हैं आप, ij, और ij को i कितना है, i टू द पावर 5 j टू द पावर 5। तो आप ये देख रहे हैं ij की पावर 4 ऐसा आ रहा है, ij की पावर 5 ऐसा आ रहा है, बट g इज नॉट एबिलियन, लेकिन ग्रुप एबिलियन नहीं है क्योंकि ij इक्वल -j आई है, आपने पहले ही पढ़ा था। तो अगर आपका ये रिजल्ट जो ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n दे रहा है, अगर ये 3 या उससे ज़्यादा ट्रांजिटिव इंटीजर के लिए आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम के लिए ये रिजल्ट सही नहीं है। आपने ये देख लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, अगर ग्रुप एबिलियन है तो फिर ऐसा हमेशा होगा ए बी टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n बी टू द पावर n फॉर एवरी ए बी एंड फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर के लिए और हर कोई भी ए और बी के लिए ये रिजल्ट आएगा। कब आएगा, जब जी एबिलियन है। अभी हमने क्या किया, अगर 3 कंज्यूटिव के लिए ऐसा आ जाए तो एबिलियन हो जाएगा। अब ये है कि एबिलियन है तो ऐसा तो हमेशा ही होगा, फिर कोई भी ले लीजिए। प्लीज याद रखिएगा, हम पीएमआई का यूज कहाँ पर करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंदी में गणितीय आगमन विधि। अगर कोई रिजल्ट आपके पास केवल नेचुरल नंबर के लिए सही है, अगर कोई रिजल्ट केवल नेचुरल नंबर के लिए सही है तो आप उसे पीएमआई से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते थे, a प्लस बी टू द पावर n का जनरल एक्सपेंशन n नेचुरल नंबर, तो आपने अगर गौर किया हो तो वो बाइनोमियल से ही होगा, पीएमआई से ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई रिजल्ट नेचुरल नंबर के लिए आपके पास आ रहा है तो वो पीएमआई से आसानी से प्रूव हो सकता है। नेचुरल नंबर के सेट का भी हम जनरलाइजेशन कर देते हैं, फिर हम उसके बाद टोपोलॉजी में जब जाते हैं तो इसकी ऑर्डरिंग तय करते हुए हम इसका भी जनरलाइजेशन करेंगे, लेकिन वहाँ अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इतना काफ़ी है कि अगर कोई रिजल्ट नेचुरल नंबर्स के लिए सही है तो आप उसे पीएमआई से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम इसे 3 स्टेप में करते हैं। देखिए कैसे, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इफ n इक्वल टू 1, ठीक है, इसके लिए करते हैं, गिवन g इज एबिलियन, ये कहा ही गया है। तो फिर अगर n इक्वल टू 1 आप इसमें रख दें तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी इक्वल टू ए बी, और बी एबिलियन से आप कहते ही हैं वो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से ए बी टू द पावर 1 इक्वल टू A1 B1 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला नेचुरल नंबर जो है उसके लिए आपने दिखाया कि रिजल्ट सही है। क्यों सही है, क्योंकि एबिलियन भी है तो ए बी और बी ए बराबर ही होते हैं, और यहाँ से ए बी इक्वल टू ए बी आ रहा है, वो तो होना ही था आपके पास। तो आप ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ए बी टू द पावर 1 पूरे को, और यहाँ 1 1 अलग अलग लेते हैं। सेकेंड स्टेप, पीएमआई का हमेशा याद रखिएगा, जिन बच्चों को पीएमआई यूज करना नहीं आता वो भी ध्यान से देखें, तो इस सवाल से ही आ जाएगा।
पहले आप 1 के लिए प्रूफ करते हैं और फिर किसी नेचुरल नंबर के लिए, आगे के किसी नेचुरल नंबर के लिए एज्यूम करते हैं कि रिजल्ट सही है। सपोज द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k भी कोई क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो फिर आपने मान लिया कि ए बी टू द पावर k क्या होगा, a टू द पावर k b टू द पावर k। स्टेप 3, अगर ये सही है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि इससे अगले वाले इंटीजर के लिए भी ये रिजल्ट सही होगा। तो अब आप प्रूफ करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, यहां भी प्रूफ करेंगे, यहां एज्यूम करेंगे, यहां फिर प्रूफ करेंगे। इससे अगला वाला क्या होगा, ए टू द पावर ए के प्लस 1। आप इसे ए बी टू द पावर के और ए बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के बी टू द पावर के और ए बी, ऐसा लिखा जा सकता है। के तक तो आप मान ही रहे हैं एबिलियन, तो ए टू द पावर के, इसको ए बी टू द पावर के और बी ऐसा लिख सकते हैं। तो ए टू द पावर के प्लस 1 हो जाएगा, ये बी टू द पावर के प्लस 1, ए बी टू द पावर के प्लस 1 ऐसा आया। ये रिजल्ट सही तब है जब ये वाला सही है, क्योंकि आपने इसी को मानते हुए यूज किया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये साबित कर दिया कि भाई अगर रिजल्ट किसी नेचुरल नंबर के लिए सही है तो उससे अगले वाले के लिए भी सही होगा। ठीक हो गया, हमने ये साबित कर दिया है कि अगर ये रिजल्ट किसी नेचुरल नंबर के लिए सही है तो उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए भी सही होगा। ठीक है, फिर तो हमने 1 के लिए तो प्रूफ किया ही था, तो इस आधार पर फिर 1 से आगे 2 के लिए होना चाहिए रिजल्ट सही, फिर 2 के आधार पर 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही होना चाहिए, इस आधार पर 3 के लिए सही है तो 4 के लिए सही होना चाहिए। तो इस आधार पर तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। यही तो पीएमआई है। इसको इंडक्शन इसीलिए तो कहते हैं, इंड्यूस होना मतलब प्रेरित होना, मतलब ये सही है तो वो भी हो रहा है, वो सही है तो अगला भी हो रहा है, दैट इज इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन अपने आप में बहुत शानदार रिजल्ट है जो नेचुरल नंबर पे लागू होता है। तो जो लास्ट कंक्लूजन है मैं उसे लैंग्वेज में लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो मैंने उसे लैंग्वेज में लिख दिया है, देखिए, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। भाई के के लिए अगर आप मानते हैं सही है तो के प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मतलब हम ये कहना चाहे हैं किसी नेचुरल नंबर के लिए अगर आप सही गारंटी दे सकते हैं तो हम अगले वाले की गारंटी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहला नेचुरल नंबर तो 1 है, वहां तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो आप दोबारा वो लिख दीजिए। देखिए, ये पीएमआई यूज करने का तरीका भी मैंने सिखाया है। आप कोई भी रिजल्ट दीजिए, पीएमआई से जो प्रूफ हो सकता है गणितीय आगमन विधि से, आप उन्हें ट्राई करिएगा, वो भी आपको इसी से आ जाएंगे। आप हमेशा पहले नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करिए, वो ऑब्वियस हो जाते हैं अधिकतर मामलों में। बाकी आप किसी नेचुरल नंबर के लिए मान लीजिए कि ये सही है और के प्लस 1 के लिए आप टेस्ट करिए। अगर ये सही आ रहा है के प्लस 1 के लिए भी, के को सही मानते हुए, तो इसका मतलब है हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है। काफ़ी शानदार अप्रोच है पीएमआई की। इटालियन मैथमेटिशियन थे पियानो, ये उनका कंसेप्ट है दिया हुआ। इसकी एक कमी है, आप इस आधार पर नया फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला है और वो हर नेचुरल नंबर के लिए सही है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट सही आया। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी आपको समझ में आ रही होगी कि आप नया फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो उम्मीद है आपको पीएमआई भी समझ में आया होगा और इस बहाने एक क्वेश्चन भी आपका ग्रुप थ्योरी का हो गया। अभी अब देखिए कि मैंने ग्रुप को
8 फाइनाइट मान लिया है, G फाइनाइट है, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a to the power n equal to e for every a belongs to G। पहली बात ये इनफाइनाइट के लिए नहीं है, रिजल्ट फाइनाइट के लिए है। अगर फाइनाइट है ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो फिर आपको 8n मिलेगा, जहां ऐसा होगा कि 8 ऑपरेशन ए n बार करने पर आइडेंटिटी कोई भी ले लीजिए मिलेगा ऐसा, ठीक है। अच्छा चलिए हम इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं a बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्ररी, ये आर्बिट्ररी है, ठीक है। सो ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए एंड सो ऑन ऑल बिलोंग टू जी। क्लोजर से ए ऑपरेशन ए जी में होगा, फिर उसको किसी ए के जैसा करिए वो भी जी में होगा क्लोजर से, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन करते जाइए, ये सब किस में होंगे, जी में होने चाहिए। आप ऐसा तो करते करते इनफाइनाइटली कर सकते हैं, लेकिन जी फाइनाइट है। इसका मतलब है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो एक दौर के बाद रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसा देखिए 1 -1 i और -i, हमने एक ग्रुप पढ़ा था, इसमें i की पावर करिए, i टू द पावर 1 कितना होता है i टू द पावर 2 i स्क्वायर -1, i टू द पावर 3 i क्यूब i स्क्वायर इंटू i -i, और i टू द पावर 4 1, फिर i टू द पावर 5, फिर वही हो जाएगा i आ जाएगा। मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, आप i की पावर करते जाएंगे तो ऐसा नहीं है, पावर आप बढ़ाते रहिए, लेकिन वो जो वैल्यू आएंगी सॉल्व होकर वो इन्हीं में से आएंगी, ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, फाइनाइट ग्रुप में अगर आप पावर बढ़ाते रहेंगे तो कुछ देर के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा यहां भी हो रहा होगा, बट जी इज फाइनाइट। सो आफ्टर some power, values start to repeat। ठीक है, वैल्यूज आपस में क्या होने शुरू हो जाती हैं, रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए ठीक है, ये रिपीट होने शुरू हो गई, तो मान लेते हैं लेट a to the power I equal to a to the power j for some i लेस देन j। ऐसा हो गया होगा कि a टू द पावर i कुछ आया और करते करते आगे a टू द पावर j, जैसे i टू द पावर 1 और i टू द पावर 5 यहाँ बराबर आ गए थे दोनों, ऐसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो और वैल्यूज भी बराबर आ जाएंगी। तो ऐसा होगा, रिपीट हो रहा है तो, और हम मान लेते हैं कि j बड़ा है, तो फिर आप a टू द पावर j -i इक्वल टू e लिख सकते हैं। हाँ, लेट j -i को क्या मान लें, n मान लें, और j बड़ा है तो j -i पॉजिटिव, तो n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर n इक्वल टू e फॉर एवरी a बिलोंग्स टू g। तो आपको एक n ऐसा मिल जाएगा जहां से फिर सारी पावर रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, आइडेंटिटी आ जाएंगी। यहाँ पर कोई भी रख लीजिए आप, इसमें आप n इक्वल टू 4 रख लीजिए, तो फिर 1 की पावर 4 1, -1 की पावर 4 1, i टू द पावर 4 1, -i टू द पावर 4 1। मतलब एक 4 ऐसा मिला जिसमें सभी की पावर आइडेंटिटी दे दे रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? ये तो एग्जाम्पल था, और ये आपके पास इन जनरल थ्योरी हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये कुछ आज जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं बहुत एलिमेंट्री फंडामेंटल कंसेप्ट कह सकते हैं, छोटे छोटे, और लेकिन ये यूज़फुल है हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने ग्रुप थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अब ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाना है हमें, तो एक नई कैटेगरी स्टार्ट करेंगे कल, परमुटेशन ग्रुप्स। मैंने थोड़ा सा उसको
हिंट दिया था जब डाइहेड्रल समझाया था, लेकिन परमुटेशन ग्रुप्स हम परमुटेशंस को कैसे डिस्कस करते हैं, साइकिल्स क्या होती हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, दो परमुटेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अपने आप में वो सेपरेट चैप्टर है और बेसिकली वो फंक्शंस के ऊपर बहुत शानदार चीज़ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शंस के ऊपर, वो ग्रुप्स जिनके एलिमेंट फंक्शंस हैं आप उनको ध्यान से समझिए। सबसे ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल परमुटेशन ग्रुप से ही मिलने वाले हैं। काउंटर एग्जाम्पल हमें बहुत चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी जहां हम बोलेंगे ट्रांसवर्स मे नॉट बी ट्रू, तो काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। और सबसे ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल कल का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस पे जाएगा। तो प्लीज़ आप लगातार बने रहिए। जो रोज़ पढ़ाया जा रहा है कहानी की तरह मत सुनिए, कॉपी पेन। मैथमेटिक्स तभी आ सकती है जब आप खुद करेंगे। कितनी कहानी सुन लें, मैथ्स नहीं आएगी जब तक पेन और कॉपी के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करेंगे। चलिए कल परमुटेशन पढ़ते हैं। थैंक यू।